एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश शूटर पे। आज एक स्पेशल एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक आर्टिकल को पढ़ेंगे 1943 के, आज से 80 साल पुराने। और ये आर्टिकल छपा था उस वक्त के वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अमेरिकन न्यूज़पेपर में। ये आर्टिकल उस वक्त छपा था जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और इंडिया में चल रहा था बंगाल क्राइसिस, बंगाल का फेमाइन। हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान भूख के मारे बंगाल में दे दी थी। तो इस आर्टिकल में उसी वक्त बताया गया कि बंगाल क्राइसिस कैसे अनफोल्ड हो रहा है, भारत में कैसे लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वैसे तो बहुत सैड इवेंट था, पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री पता लगे और साथ में हर तरह की चीज़ आप पढ़ने के काबिल हों। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास को पढ़ते हुए हर चीज़ को आपको कवर करना है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। क्लास के लास्ट में इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, करेजी अ कैलेमिटी ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। देखिए, कैलेमिटी वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, शायद कुछ लोग जो रीडिंग नहीं करते उनको ना बताओ। जनरली आप बहुत बार देखोगे कैलेमिटी का मतलब होता है कोई आपदा, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे नेचर ने बनाई हो, चाहे इंसान ने खुद से बनाई हो। तबाही, डिस्ट्रक्शन, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, पैंडेमोनियम, सभी इसके सिनोनिम है एक बड़ी सी आपदा के। कह रहे जी, एक आपदा आई है, एक कैलेमिटी आई है, एक डिजास्टर आया है जिसके प्रोपोर्शंस, जिसके लेवल्स, जिसका साइज जो है ना बहुत एपिक है, अपने आप में इम्प्रेसिव है। एपिक मतलब बहुत बड़ा है ना, जो देखने और सुनने में आपने कभी सोचा भी ना हो, ऐसी चीज़ को बोलते हैं अपने एपिक। तो कह रहे जी, एक बहुत बड़े साइज का एपिक प्रोपोर्शन का डिजास्टर आया है बंगाल में, कैलेमिटी आई है बंगाल में। वॉशिंगटन पोस्ट, दिसंबर 4, 1943। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी, द बंगाल फेमाइन हैज सेट इन मोशन अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज दैट मे कल्मिनेट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंपीरियल रिजीम। कह रहे जी, जो बंगाल में फेमाइन आया है, फेमाइन वर्ड आगे डिटेल में डिस्कस होगा। फेमाइन का मतलब होता है अकाल, जब लोग भूख से मर रहे हो, अनाज ना हो खाने के लिए। कह रहे जी, जो बंगाल में अकाल आया हुआ है 1943 में, जब ये आर्टिकल लिखा गया था, कह रहे इस अकाल ने ना सेट इन मोशन कर दिया है। सेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेट करना, मोशन का मतलब होता है गति में, वेग में, है ना, स्पेस पे। कह रहे जी, बंगाल का फेमाइन जो है पेस पे, मोशन में ले आया है एक प्रोसेस को, एक प्रक्रिया को। और ये प्रक्रिया किसकी है? ये प्रक्रिया ऐसे एक पॉलिटिकल और सोशल चेंज की है, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की है, जो हो सकता है कल्मिनेट करे। कल्मिनेट का मतलब होता है रिजल्ट इन होना, किसी चीज़ का फाइनली किसी मुकाम पे पहुंचना। कह रहे ये वही चेंज है जो हो सकता है फाइनली रिजल्ट इन करे, जिसका नतीजा निकले भारत की आज़ादी, और किससे? सामंतवादी ताकतों से, इंपीरियल रिजीम से। तो अमेरिका का अखबार ये लिख रहा है कि बंगाल फेमाइन की वजह से भारत इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि हो सकता है फ्रस्ट्रेशन के मारे ही भारत अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी छीन ले, इस गुस्से के अंदर जो बंगाल में अंग्रेज करके गए हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए, फेमाइन, बंगाल फेमाइन की वर्ब है हैज़ सेट इन मोशन करना, किसी चीज़ की प्रोसेस को शुरू करना। दैट आया है सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए। दैट की वर्ब है मे कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है फाइनली किसी चीज़ का कंक्लूड होना, किसी मुकाम पे पहुंचना या रिजल्ट इन करना। जैसे योर हार्डवर्क विल श्योरली कल्मिनेट इन योर सक्सेस। आपकी मेहनत श्योरली आपकी कामयाबी में कल्मिनेट होगी, कंक्लूड होगी, एंड अप या टर्मिनेट होगी, है ना। इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, कल्मिनेट। चलिए, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है और सिंपल सा क्विज है और छोटा सा ही आर्टिकल आज का। मेरे ख्याल से आधे घंटे में क्लास पूरी हो जाएगी। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सारे आर्टिकल की वोकैब है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको मेरे साथ स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। इस क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है मेरी, आप देख भी पा रहे होंगे, और ये इसीलिए लगती है कि आपकी बजाय मैं मेहनत करूं और आधे पौने घंटे में 3-4 घंटे की लर्निंग आपको मिल सके। तो आपके लाइक्स और शेयर से इन क्लासेस को बड़ा बूस्ट मिलता है। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है।
तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट है, आज शुरू करेंगे क्लैमिटी से। इनकम्बेंट पे कल हमने छोड़ा था, ठीक है। क्लैमिटी का मतलब होता है जी एक डिजास्टर, एक आपदा, एक तूफान, जो प्राकृतिक भी हो सकता है और जो है मैन मेड भी हो सकता है, इंसानी बनाया हुआ भी हो सकता है। कैटास्ट्रोफी, कैटाक्लिज्म, डिवास्टेशन, ट्रेजिडी सभी जो है प्राकृतिक आपदाओं के सिनोनिम्स हैं। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज़। सरकार ने क्रिएट किया है एक स्पेशल फंड को निपटने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से। याद रखना इस बात को, फिर बार बार दोहरा रहा हूँ मैं, क्लैमिटी वर्ड को सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं से नहीं जोड़ना है। ये सिर्फ भूकंप, बाढ़ और तबाही के लिए नहीं आएगा। अगर रशिया यूक्रेन पे हमला कर देता है तो वो भी एक क्लैमिटी है हमारे लिए, एक जो है डिजास्टर है ना। किसी भी तरह का डिजास्टर जो है क्लैमिटी वर्ड से बताया जा सकता है। चलिए अगला वर्ड है अपने पास कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मैंने आपको बताया था किसी चीज़ का फाइनल पॉइंट, फाइनल रिजल्ट। इसको पिनैकल, जेनिथ, कॉन्सुमेशन वर्ड से भी बताया जाता है। जैसे सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस जो है वो कल्मिनेशन है, फाइनल रिजल्ट है सालों की प्रैक्टिस और हार्ड वर्क का। कल्मिनेशन एक नाउन है और कल्मिनेशन एक नाउन है और कल्मिनेट एक वर्ब है, किसी चीज़ का फाइनल मुकाम पे पहुंचना। आज कल्मिनेट नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देख चुके हैं। चलिए अगला वर्ड है अपना रील फ्रॉम या रील अंडर, फ्रेजल वर्ब है। रील के साथ में फ्रॉम आ जाए चाहे अंडर आ जाए एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है किसी मुश्किल वक्त से गुजरना। देखिए रील वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। अगर आप किसी चीज़ के अंडर या फ्रॉम रील कर रहे हैं तो उस चीज़ की वजह से या उस चीज़ के बोझ की वजह से आप लड़खड़ा रहे हैं, या फिर यूँ कह दें एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। बात समझ रहे हो? आपको बुखार है, बुखार में पढ़ नहीं पा रहे हो, आपसे किसी ने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपने बोल दिया भाई माई स्टडीज़ आर रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर दिस इलनेस। मेरी पढ़ाई लड़खड़ा रही है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है इस बीमार होने की वजह से। तो इस तरीके से दिस कैन बी इंटीग्रेटेड इन योर जो है रूटीन लाइफ। आर इकॉनमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडमिक। हमारी अर्थव्यवस्था आज भी लड़खड़ा रही है कोविड-19 पैंडमिक के अंदर। अब तो खैर सही हो गई है, जब ये सेंटेंस बनाया था तब लड़खड़ा रही थी, है ना। लड़खड़ाने को फॉल्टर, स्टैगर या लर्च भी बोलते हैं। शराबी जब लड़खड़ाते हैं ना पी करके, तो उसके लिए अंग्रेजी में इन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। दैट शराबी इज़ फॉल्टरिंग या दैट शराबी इज़ स्टैगरिंग। चलिए अगला वर्ड है आज का अपने पास इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग, इस वर्ड को अगर आपको याद करना है तो ऐसे कर लो, आई एम पेंडिंग। जो चीज़ पेंडिंग हो, अप्रोच कर रही हो, सर पे मंडरा रही हो और होनी ही होनी हो, लग रहा हो देख करके, और नेगेटिव भी हो, अच्छी चीज़ नहीं बुरी चीज़, वो आपके लिए इम्पेंडिंग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छी चीज़ों की बात नहीं करोगे इम्पेंडिंग में, नेगेटिव चीज़ें। जैसे वो एग्ज़ाम जिसकी आपने तैयारी नहीं की तो वो आपका इम्पेंडिंग एग्ज़ाम है ना। द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्लेज को हेल्ड किया। पार्लेज मतलब बातचीत, हेल्ड मतलब रखना। पार्लेज वो वाली बातचीत होती है जो झगड़ा सुलझाने के लिए रखते हो। तो दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने झगड़ा सुलझाने वाली बातचीत को ऑर्गेनाइज किया ताकि सर पे मंडराती हुई एक वॉर को अवर्ट किया जा सके, उससे बचा जा सके। इम्पेंडिंग, आई एम पेंडिंग। लूमिंग, फोर्थ कमिंग, इमिनेंट, सभी इसके सिनोनिम है। एक एडवांस्ड फ्रेजल जो है इडियम यूज होती है इम्पेंडिंग के लिए, इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग। अगला वर्ड अपने पास ट्रांसपायर, एक वर्ब होती है। ट्रांसपायर का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, अकर या टेक प्लेस करना। ठीक है, वट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इन आरुषि केस इज स्टिल अ मिस्ट्री। क्या चीज़ ट्रांसपायर हुई, क्या घटना अकर हुई आरुषि मर्डर केस में, आज भी एक मिस्ट्री है, आज भी एक रहस्य है, पहेली है। ठीक है, तो हैपन, अनफोल्ड, कम अबाउट, ट्रांसपायर सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। अब देखो ट्रांसपायर वर्ड का एक और सिनोनिम भी है, किसी चीज़ का सबके सामने आना, टू कम टू लाइट होना, किसी चीज़ के बारे में सबको पता लगना। इट हैज़ ट्रांसपायर्ड दैट द IMF हैज़ रिजेक्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान। ऐसा ट्रांसपायर हुआ है, ऐसा सबके सामने आया है, कम टू लाइट हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज जो है रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से मना कर दिया है। तो अब तो शायद मिलने वाला है, ये सेंटेंस तब बनाया था जब मना किया था लास्ट टाइम, है ना। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम देखेंगे आप, अनफोल्ड, किसी चीज़ का घटित होना। चलिए लास्ट वर्ड है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता है डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस, डिसकॉन्टेंट। जैसे आपका एक दोस्त है, आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, पड़ोसी भी हैं,
लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है ना, आपका दोस्त जाता है खेलने की तरफ, है ना, घूमने फिरने की तरफ, और आप खोल लेते हैं बुक्स। तो ये जो है ना पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है आप दोनों अच्छे दोस्तों में। बात आई समझ में? दोनों अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब बात आती है पढ़ने की तो आपका दोस्त जो है खेलने में ज़्यादा विश्वास करता है और आप पढ़ाई करने में, तो इसी को डाइवर्जेंस बोलते हैं। और अगर दोनों एक ही जगह पे आते हो, एक ही काम को करने की मंशा रखते हो, तो वो हो जाती है कन्वर्जेंस। तो ये नाउन फॉर्म में वर्ड है। इसके सिनोनिम्स होते हैं डेविएशन, डिस्पैरिटी, डिसिमिलरिटी, डिपार्चर। आपस की इनइक्वालिटी को बोलते हैं डाइवर्जेंस, है ना। तो डिस्पैरिटी नाम का एक खास वर्ड आर्टिकल में आज आप देखने वाले हैं, दो चीज़ों के बीच की असमानता। यूज़ करके देख लेते हैं। द डाइवर्जेंस या डिस्पैरिटी या डिसिमिलरिटी बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो डिफरेंस है, जो असमानता है या डिसिमिलरिटी है आमदनी की, अमीर और गरीब आदमी की, द रिच और द पुअर की, वो दिखाई देती है बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई। अमीर जो है और अमीर होता हुआ, गरीब जो है पहले से और गरीब होता हुआ। तो इस तरीके से डाइवर्जेंस या डिस्पैरिटी नाम का वर्ड यूज़ होता है, आज आर्टिकल में यूज़ होता हुआ देखेंगे। चलिए अब आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो 1942-43 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध, तब हमारे बंगाल रीजन में आया था एक फेमाइन यानी कि अकाल। और ये अकाल जो है मैन मेड फेमाइन था। अनाज तो था, लेकिन अनाज को ले जाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल से। कई रीजन्स थे इसके, वो रीजन्स इस आर्टिकल में आपको बताए गए हैं। और बंगाली लोग जो हैं, करोड़ों लोग भूखे मर गए इस अकाल में। अब जब ये अकाल चल रहा था ना, उसी वक्त दुनिया भर के अखबारों में इसके बारे में न्यूज़ छप रही थी, और उन्हीं में से एक न्यूज़ आर्टिकल को अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया कि अकाल क्यों आया है, अंग्रेज़ों की सेल्फिश पॉलिसीज़ की वजह से। और साथ ही ये बताया कि इस अकाल के आने के बाद भारत में, उस वक्त के भारत में कितना गुस्सा है। गांधी जी कैसे इस अकाल के बाद में पूरे देश को लीड कर रहे हैं अंग्रेज़ों को अल्टीमेटम दे करके। तो एकदम आपको उस वक्त की फीलिंग आएगी कि 1942-1943 में इंडिया में क्या चल रहा था, है ना। आज की टोन है रिपोर्ट कर रहा है, सारी मामले को आपके सामने रख रहा है। चलिए शुरू करें। कह रहा है एज द वर्ल्ड रील्स फ्रॉम द डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अनदर कैटास्ट्रॉफिक ट्रेजेडी अनफोल्ड्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कह रहा है जैसे जैसे दुनिया रील फ्रॉम कर रही है, रील फ्रॉम करना, लड़खड़ाना, मुश्किल वक्त से गुजरना। और किससे रील फ्रॉम कर रही है? उस डिवास्टेशन से, कैलामिटी से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की। कह रहा है जब ये काम एक तरफ हो रहा है, अच्छा तभी हुआ क्या, एक और तबाही बड़ी ट्रेजेडी जो है ना, एक और कैटास्ट्रॉफिक जो ट्रेजेडी है वो अनफोल्ड कर रही है, हैपन हो रही है, ट्रांसपायर हो रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान रीजन में। उस वक्त तो पूरा इकट्ठा ही था ये, 1943 में तो पाकिस्तान नहीं बना था ना, तो पूरे रीजन में एक और ट्रेजेडी हो रही है। चलिए वर्ड की वर्ब है रील्स फ्रॉम। रील फ्रॉम या रील अंडर करना, किसी चीज़ से मुश्किल वक्त से गुजरना है, लड़खड़ाना। ट्रेजेडी की वर्ब है अनफोल्ड्स। अनफोल्ड का मतलब होता है किसी घटना का सामने सबके घटित होना, हैपन होना, टेक प्लेस होना, ट्रांसपायर होना, अकर होना, है ना। देख चुके हो ना वर्ड। कैटास्ट्रोफिक, कैटाक्लिज्मिक, डिजास्टर्स, डिवास्टेटिंग, ऐसी चीज़ जिसमें बहुत तबाही भरी हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 विच हैज़ क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ ओवर 3 million people so far is a stark reminder of the devastating impact of famine and the importance of swift action to alleviate its effects। कह रहा है जो बंगाल फेमाइन है 1943 का, इसी साल जो भी चल भी रहा है, कह रहा है बंगाल का ये सूखा जो है, जो एक अकाल है, जिसने दावा ठोक दिया है, जिसने क्लेम कर दिया है, और किसको? इंसानी ज़िंदगियों को, 35 लाख लोगों की अभी तक। तो ये तो उस वक्त का आंकड़ा था, बाद में आंकड़ा और भी बड़ा होगा। तो जिसने 35 लाख जिंदगियां अभी तक बंगाल में ले ली हैं इस छोटे से रीजन में। कह रहा है ये फेमाइन अपने आप में एक प्लेन रिमाइंडर है, एक सीधा साधा रिमाइंडर है। और किसका? उस तबाही बड़े इम्पैक्ट का, डिवास्टेटिंग असर का, जो होता है किसी अकाल से या फेमाइन से। और उस इम्पोर्टेंस का भी रिमाइंडर है, उस चीज़ की महत्वपूर्णता का भी, जो चीज़ है स्विफ्ट एक्शन, तेज़ी से आने वाला कदम। और वो किस लिए भाई? एलिविएट करने के लिए, कम करने के लिए, डी इंटेंसिफाई करने के लिए इस फेमाइन के इफ़ेक्ट्स को, इस सूखे के प्रभाव को। तो इस सूखे से हमें दो चीज़ें पता लगी हैं कि एक तो फेमाइन बड़ा पावरफुल होता है, अगर फेमाइन अच्छे से फैल जाए तो लाखों लोगों का मरना कुछ महीनों में बड़ा सिंपली पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा, फेमाइन के वक्त अगर आपने स्विफ्ट एक्शन नहीं लिया, तेज़ी से हरकत में नहीं आए, तो फिर आप इसके इफ़ेक्ट्स को एलिविएट नहीं कर पाएंगे, आपको इसके बड़े इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सेंटेंस समझ में आ गया? फेमाइन इज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ 2 थिंग्स। चलिए फेमाइन की वर्ब है इज। फेमाइन का मतलब है सूखा, लैक ऑफ फूड, इसको अकाल भी बोलते हैं। सूखे के लिए एक दूसरा वर्ड है हमारे पास, ड्रॉट।
देखो वैसे तो ड्रॉट और फेमाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ड्रॉट में बारिश नहीं होती, रेन नहीं होती, तो मतलब समझ गए ना, अकाल आ जाता है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट इवेंट्स हैं, समझ पा रहे हो ना। अगर बारिश नहीं पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, तो ड्रॉट वर्ड को यूज़ किया जाए। अगर खाना नहीं मिल रहा किसी वजह से, तो अकाल वर्ड को या फेमाइन वर्ड को यूज़ किया जाए। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करना। फेमाइन के लिए विच आया है, विच की वर्ब है हैज़ क्लेम्ड। क्योंकि फेमाइन सिंगुलर है इसलिए विच की वर्ब भी हैज़ लिखी है, सिंगुलर है। स्टार का मतलब होता है प्लेन एंड ग्लूमी, ऐसी चीज़ जो साफ साफ हो लेकिन आपको बड़ा उदास बनाती हो, है ना, स्टार्क कहलाएगी आपके लिए। डिवास्टेटिंग मतलब तबाही भरा। स्विफ्ट मतलब तेज़ी से आने वाला, क्विक, स्पीडी, निम्बल, फास्ट। एक्सपेडिशियस एक तेज़ी से आने वाली चीज़ का सिनोनिम है, ठीक है। एक्सपेडिशियस एडवांस वर्ड है तेज़ी से आने वाली चीज़ के लिए। एलिविएट करना मतलब मलहम लगाना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। डी इंटेंसिफाई, एसुएज, पैसिफाई, एमिलियरेट, ये सभी कॉमन से वर्ड्स हैं, बहुत बार आ चुके हैं आर्टिकल्स में, इसलिए मैं आज इनको अलग से आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। और क्या हो रहा है इस फेमाइन में। कह रहे जी द बंगाल फेमाइन हैज़ बीन कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। कह रहा है बंगाल फेमाइन जो है कॉज किया गया है, इसका कारण बना है एक मिश्रण, एक कॉम्बिनेशन, एक जुगलबंदी कई सारे फैक्टर्स की, कई सारी चीज़ों की। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें शामिल है प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ और साइक्लोन, एंड एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एक्सेसरबेटेड द क्राइसिस। ऐसी आर्थिक नीतियां, अंग्रेज़ों की ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिन्होंने एक्सेसरबेट कर दिया और ख़राब बना दिया, बद से बदतर बना दिया इस पूरे विपत्ति को। तो ये बंगाल फेमाइन कई चीज़ों की वजह से हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं और अंग्रेज़ों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी शामिल हैं। समझ में आ गया सेंटेंस। फेमाइन की वर्ब है हैज़ बीन कॉज्ड, पॉलिसीज़ के लिए आया दैट की वर्ब है एक्सेसरबेटेड। एक्सेसरबेट करना, चीज़ों को वर्सन करना, बद से बदतर बनाना। डिटीरियोरेट, एग्रावेट, एक्सेसपरेट, ये सभी वर्ड्स आप बार बार आर्टिकल्स में देखते हो, ठीक है ना। जैसे आपका सर दर्द हो रहा है, ज़्यादा खराब हो गया सर दर्द, और ज़्यादा सर दर्द आपको होने लगा, तो आप बोलेंगे माई हेडेक हैज़ एक्सेसपरेटेड या एक्सेसरबेटेड या डिटीरियोरेटेड या वर्सनड, है ना। चलो, कह रहा है द ब्रिटिश colonial government's policies such as the forced procurement of food for the war effort has led to widespread shortages and a black market economy। कह रहा है ब्रिटिश की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो सामंतवादी या उपनिवेशवादी या इंपेरियलिस्ट सरकार है ना, कह रहा है इस गवर्नमेंट की ऐसी जो पॉलिसीज है ना, जैसे कि ये वाली पॉलिसी जो फोर्स प्रोक्योरमेंट है, जो मजबूरन की हुई खरीदी है, और किसकी, फूड की, और क्यों, वॉर एफर्ट के लिए। भारत से सारा जो है फूड लेकर के ग्रेन्स जो है इंग्लैंड ले गए, क्योंकि इंग्लैंड में फौजियों को खिलाना था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। कह रहा है ऐसी जो इनकी पॉलिसीज है ना, ये लीड टू कर गई, ये कल्मिनेट हुई, ये इस जगह तक हमें ले गई, और वो जगह थी वाइड स्प्रेड शॉर्टेजेस एंड ब्लैक मार्केट इकॉनमी। हर तरफ जो है कमी, अनाज की शॉर्टेज और एक काले बाजार की अर्थव्यवस्था। कह रहा है दैट मेड फूड इनएक्सेसिबल टू मनी, जिस चीज़ ने मेड कर दिया, बना दिया फूड को पहुंच के बाहर इनएक्सेसिबल कई लोगों के लिए टू मनी। आगे बात समझ में। तो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी जैसी थी, सारा अनाज जो है यहाँ से उठा के ब्रिटेन में ले गए, ब्लैक मार्केट चलने लगी, यहाँ पे काली बाजारी होने लगी सामान की, खाने पीने की, क्योंकि खाना था ही नहीं भारत में, है ना, और हर तरफ शॉर्टेज होने लगी, और इस वजह से कई लोगों के पास खाना हुआ ही नहीं, टोटली इनएक्सेसिबल हो गया, भूख की वजह से वो सूख के ही मर गए। पॉलिसीज़ की वर्ब है हैज़ लेड। एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, इन सभी के बाद में आप टू नाम का प्रेपोजिशन देखेंगे। और क्या हुआ, कह रहे जी एडिशनली द बंगाल रीजन वॉज ऑल्सो फेसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर विद जापानीज एडवांसिंग टूवर्ड्स इंडिया एंड डिसरप्टिंग ट्रेड रूट्स। कह रहा है इसी के साथ साथ जो बंगाल रीजन था, ये भी फेस कर रहा था, सामना कर रहा था वॉर के एफर्ट्स का। अब ये वॉर कौन सी है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध। तो बंगाल रीजन में भी द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। और ये कैसे मिल रहे थे, विद, साथ ही, जापानियों के एडवांस करने के, आगे बढ़ने के साथ ही, और कहाँ पे, टूवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की तरफ, और डिसरप्ट करने के साथ ही, डिस्टर्ब करने के साथ ही व्यापारिक रास्तों को, ट्रेड रूट्स को। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये एक इश्यू भी था बंगाल में फेमाइन आने का। जापानी इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे, ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो रहे थे, और इस वजह से अनाज बाहर से खड़े पांव नहीं मंगा पाए अपने अपने देश के अंदर, है ना, बंगाल के अंदर। बंगाल रीजन की वर्ब है वॉज ऑल्सो फेसिंग। चलिए, है ना, सिंपल सेंटेंस। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
कह रहे जी डिस्पाइट अर्ली वार्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग फेमाइन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू टेक एडिक्वेट एक्शन टू प्रिवेंट इट। अब ये देख रहे हो पूरा प्रेजेंट में लिखा हुआ आर्टिकल, क्योंकि अभी बंगाल का फेमाइन चल रहा है। जब ये आर्टिकल लिखा गया ना उस वक्त बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं। कह रहा है इसीलिए डिस्पाइट बावजूद बहुत सारी शुरुआती वार्निंग्स के, शुरुआती चेतावनियों के, और किसकी, एक इम्पेंडिंग फेमाइन की, एक ऐसे अकाल की जो आई एम पेंडिंग है, जो अभी अप्रोच कर रहा है, सर पे मंडरा रहा है। कह रहा है बावजूद बहुत सारी चेतावनियों के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फेल रही है, नाकामयाब रही है एडिक्वेट एक्शन को लेने में, ताकि इसको रोका जा सके, फेमाइन से बचा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। आगे बात समझ में। ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ फेल्ड। डिस्पाइट का मतलब है इंस्पाइट ऑफ, यानी कि बावजूद। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ एक ही बात है, बस डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगाना है, इंस्पाइट के बाद में ऑफ आएगा, है ना। इम्पेंडिंग आप जानते हैं विच इज़ पेंडिंग, आई एम पेंडिंग इज इम्पेंडिंग। जो चीज़ अभी चल रही हो, सर पे मंडरा रही हो, लूमिंग हो, अप्रोचिंग हो, आपको दिखाई दे रही हो, होने वाली है, दैट इज इम्पेंडिंग। कह रहे इट वॉज नॉट अंटिल द क्राइसिस हैड ऑलरेडी क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस दैट द गवर्नमेंट belatedly implemented relief measure। कह रहे इट वॉज नॉट अंटिल, ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, इट वॉज ये था, नहीं तब तक, समझ पा रहे हो, ये था नहीं तब तक, और कब तक, अंटिल कब तक, जब तक क्राइसिस पहले से ही ले नहीं चुका था, क्लेम नहीं कर चुका था जिंदगियों को दसियों लाख लोगों की। कह रहा है ये तब तक नहीं हुआ, और क्या नहीं हुआ, दैट वो ये कि सरकार ने बिलेटेडली इम्प्लीमेंट किया, देरी से इम्प्लीमेंट किया रिलीफ के मेजर्स को, राहत जो है, राहत के जो है मेजर्स को, है ना, राहत कदमों को। समझ पा रहे हो सेंटेंस। ये इट वॉज नॉट अंटिल का मतलब यही है कि जब तक ये नहीं हो गया ना, जब तक सरकार ने देख नहीं लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि 20 लाख लोग जो है भूख से मर गए, तब तक सरकार ने अपने एफर्ट्स जो थे डिजास्टर रिलीफ के या फेमाइन रिलीफ के, उनको शुरू ही नहीं किया, बहुत देरी से शुरू किया लोगों के मरने के बाद। इट की वर्ब है वॉज, क्राइसिस की वर्ब है हैड क्लेम्ड, गवर्नमेंट की वर्ब है इम्प्लीमेंटेड। बिलेटेडली का मतलब होता है देरी से, विद अ डिले, एक एडवर्ब है यहाँ पे, बिलेटेडली है ना, बिलेटेड एक एडजेक्टिव है, एलवाई लगा के एडवर्ब बनाई हुई है, देरी से होने वाली कोई चीज़ बिलेटेडली होती है। चलिए, अच्छा ये अनटिल वाला कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे से जानते हैं। देखो इंग्लिश में 3 वर्ड्स हैं, अनलेस, अनटिल और लेस्ट। इन तीनों को एक कैटेगरी में रखना, क्योंकि इन तीनों के अंदर ना है ना, ना ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, और लेस्ट का मतलब है, लेस का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। अब ये आपको इतना याद करना पड़ेगा, टिल मतलब टाइम की बात हो रही है तो जब तक, अनलेस मतलब अगर, और लेस्ट मतलब कहीं। दिक्कत ये है कि इनके अंदर ना ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए इनके बाद में जो क्लोज आता है दैट के बाद में, उस क्लोज के अंदर आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है। अनलेस के बाद में जो क्लोज आया है उसमें कभी भी नोट ना लगाएं, अनटिल के बाद में नोट आया तो उस जो क्लोज आया है उसमें कभी भी नोट ना लगाएं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनमें नोट लगा हुआ है, तो 2 बार नोट लगाओगे तो डबल नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग खराब हो जाएगा। तो करके दिखाते हैं आपको, सेंटेंस बना के दिखाते हैं। रशिया वॉन्ट स्टॉप अटैक्स ऑन यूक्रेन अंटिल इट डज नॉट गेन कंट्रोल ओवर खैरसन रीजन। रशिया यूक्रेन पे अटैक्स को स्टॉप नहीं करेगा, और कब तक नहीं करे, जब तक ऐसा ना हो, अंटिल जब तक ऐसा ना हो, जब तक रशिया गेन ना कर ले, कंट्रोल को, नियंत्रण ना पाले खैरसन रीजन पे, यूक्रेन के। तो जब तक रशिया का इस रीजन पे कंट्रोल नहीं आ जाता ना, तब तक रशिया यूक्रेन पे हमले जारी रखेगा। अंटिल लग चुका है, मतलब क्या आया, जब तक ऐसा ना हो। तो यहाँ पे ये नोट है ना, गलत है, इस नोट को आपको नहीं लगाना। फिर डज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नोट नहीं लगाया तो हेल्पिंग वर्ब भी निकल जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, इट गेन्स लिखेंगे रशिया के लिए, पीछे एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। समझ पा रहे हो ना, नोट निकला तो वर्ब चेंज हो गई, वर्ब चेंज हो गई तो आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल के मेन वर्ब को ही सिंगुलर बनाना पड़ा, जो कि इंडेफिनिट टेंस में आपको करना होता है प्रेजेंट में। तो अंटिल इट गेन्स कंट्रोल ओवर खैरसन रीजन लिखेंगे, अंटिल के बाद में नोट को निकाल देंगे। बहुत डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे नए होते हैं, जो पुराने हो तो अच्छे से जानते हैं एक एक कॉन्सेप्ट, है ना। चलो अब वही काम अनलेस के आगे भी करना है। दे विल नॉट अटेंड द सेरेमनी अनलेस यू डू नॉट गो एंड इन्वाइट देम पर्सनली। वो लोग सेरेमनी को, फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, और कैसा ना हो, अगर आप खुद ना जाएं और उनको इनवाइट करें पर्सनली। अगर आपने काम नहीं किया ना तो वो सेरेमनी को अटेंड नहीं करने वाले हैं। तो जब तक ऐसा ना हो, अनलेस लग चुका है, नॉट आ चुका है, ये डू नॉट का नॉट निकाल दो। अब डू की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दो यू गो
एंड यू इनवाइट। ठीक है, यू गो एंड इनवाइट। अब देख लो तीसरा, यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर राइट नाउ लेस द अपॉर्चुनिटी डज नॉट गेट आउट ऑफ योर हैंड्स। आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस ऑफर को अभी के अभी, कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल जाए। लेस्ट लग चुका है, नोट को नहीं लगाना है, यहाँ पे डज को भी हटा देंगे और गेट की जगह गेट्स लगा देंगे, यही कर लेंगे ना। अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ध्यान देना, जब भी बात होगी जो है लेस्ट की, तो लेस्ट के साथ में याद रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनेगा ही बनेगा, वो तो बनना ही बनना है, नोट तो लगना ही नहीं। साथ में लेस्ट के आपको लगानी है वर्ब की बेस फॉर्म, समझ गए, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए गेट्स नहीं लिखोगे, आपको बेस फॉर्म लगानी है, क्योंकि बेस फॉर्म जो है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लेती है और लेस्ट अपने बाद में प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करता है। तो लेस्ट द अपॉर्चुनिटी गेट आउट ऑफ योर हैंड्स। और एक और तरीका है, आप यहाँ पे शुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुड, अगर आप बीच में शुड लिख देंगे तो भी सेंटेंस सही है, और अगर नहीं लिखेंगे तो भी सेंटेंस सही है। आजकल की इंग्लिश में शुड लगाया जा रहा है, पहले नहीं लगाया जाता था। दोनों सही हैं, समझ में आ गई बात। लेस्ट के बाद में शुड लगा दो या निकाल दो, दोनों सही है, लेकिन वर्ब आएगी वर्ब की बेस फॉर्म, चाहे शुड लगा है चाहे नहीं लगा। चलिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिटेल में बता दिया है। एक भी बच्चा इस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करेगा अनलेस अनटिल और लेस्ट में। हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, यूपीएससी एग्जाम में, मेंस में भी मिलता है ये कॉन्सेप्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करे द गवर्नमेंट्स इनएक्शन एंड निगलेक्ट इन द फेस ऑफ सच अ कैटास्ट्रोफी इज अ डार्क चैप्टर इन इंडियाज हिस्ट्री। करे सरकार का जो इनएक्शन है, सरकार का जो ढीलम ढाल का रवैया है। इनएक्शन क्या होता है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, इन एक्शन में बैठे हो। तो सरकार का जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रखना है, और जो निगलेक्ट है, जो नज़रअंदाजी है, और किस चीज़ में, इन द फेस ऑफ, सामना करते हुए, इन द फेस ऑफ ऐसी एक कैटास्ट्रोफी का, ऐसे एक डिजास्टर का। कह रहा है ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, ये एक डार्क चैप्टर है इंडिया की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में। तो बंगाल फेमाइन आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, कोई डॉक्यूमेंट्री इस पर ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको। ये एक ऐसा डार्क चैप्टर है जो हमें भी अपनी हिस्ट्री में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, है ना। सरकार के इनेक्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनेक्शन और निगलेक्ट का नतीजा था बंगाल में करोड़ों लोगों का भूख से मर जाना। इन दोनों की वर्ब है इज, टेक्निकली आर आनी चाहिए लेकिन इज लगाई गई है, और रीज़न आप जानते हैं, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे इन दोनों को ट्रीट किया जा रहा है एज अ सिंगुलर आइडिया। याद है ना वो कॉन्सेप्ट सिंगुलर आइडिया वाला, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार्ड एंड कैरेज, शेलिंग एंड फायरिंग, फिशिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो वो सिंगुलर आइडिया वाले कॉन्सेप्ट्स को हम सिंगुलर वर्ब देते हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने, इस एडिटर ने इन दोनों को सिंगुलर आइडिया की तरह लिया है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया है अपने विवेक से। चलिए, इन द फेस ऑफ मतलब किसी चीज़ का सामना करते हुए, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, आपदा, विपत्ति, कैटेक्लिज्म, है ना। चलिए, अब लास्ट में एक दो सजेशंस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इस आर्टिकल में। कह रहे द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 इज़ नॉट ओनली अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बट ऑल्सो ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वन। कह रहे 43 वाला, 1943 वाला बंगाल फेमाइन ना केवल ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, डिजास्टर मतलब समझ गए तबाही, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, जो ह्यूमैनिटी को, इंसान को, आदमी को इम्पैक्ट करती हो। तो ये फेमाइन ना केवल इंसान को इम्पैक्ट करने वाला एक डिजास्टर है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी है, सियासी और आर्थिक वाला भी डिजास्टर है। हर तरीके से एक डिजास्टर है, कहने का मतलब ये। फेमाइन की वर्ब है इज, ह्यूमैनिटेरियन मतलब रिलेटिंग टू ह्यूमैनिटी। कैरेज इट हाईलाइट्स द डिस्पैरिटीज बिटवीन द रूलिंग colonial power and its subjects and the need for India to attain independence and self sufficiency। कह रहे जी ये हाईलाइट करता है, ये पूरा जो डिजास्टर है ये सबके सामने ला के रखता है, अंडरलाइन करता है उन डिस्पैरिटीज़ को, उन इनइक्वालिटीज़ को, उन डाइवर्जेंसेस को। डिस्पैरिटी देख चुके हो ना, जो चीज़ आपस में असमानता लाती हो, या फिर असमानता को ही अपने डिस्पैरिटी बोलते हैं, डिसिमिलरिटी को। कह रहे जी ये फेमाइन जो है ना, सबके सामने लेकर के आता है उन असमानताओं को जो इन लोगों के बीच है। बिटवीन द रूलिंग पावर एंड इट्स सब्जेक्ट, एक रूल करने वाली उपनिवेशवादी ताकत और इस ताकत की प्रजा के बीच में। सब्जेक्ट मतलब प्रजा। ब्रिटिश पावर जो थी, हमारी सरकार थी उस वक्त, और सब्जेक्ट थे हम इंडियंस, हम पुअर इंडियंस जो कि गुलाम थे, है ना। तो हमारे और उनके बीच की फ़र्क को ये फेमाइन जो है बताता है। अच्छा, और किस चीज़ को बताता है? एंड द नीड फॉर इंडिया टू अटेन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशेंसी। ये उस नीड को भी बताता है भारत के लिए जो है इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशेंसी को अटेन करने की, आज़ादी और आत्मनिर्भरता को पाने की।
इट की वर्ब है हाईलाइट्स, इट आया है फेमाइन के लिए। डिस्पैरिटी आप समझते हैं, आपस की समझ गए ना, असमानता को बोलते हैं। करेक्ट, द फेमाइन हैज ऑल्सो एक्सपोज्ड द इनएडिक्वेसीज of the existing economic system which prioritize the needs of British Empire over those of the Indian people। अब आइए सबसे असली बात, करेक्ट फेमाइन ने एक्सपोज किया है, रिवील किया है उन इनएडिक्वेसीज को, अपर्याप्तताओं को, उन कमियों को जो है एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम की 1942-43 के भारत के आर्थिक इकोसिस्टम की, है ना, आज से 70-80 साल पुराने सिस्टम की। तो कमियां भी बताई है फेमाइन ने। और ये वही सिस्टम था अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कि प्रायोरिटाइज करता था, जो कि प्राथमिकता देता था उन ज़रूरतों को, नीड्स को जो थी ब्रिटिश एम्पायर की, गोरे अंग्रेजों की। और किसके ऊपर प्रायोरिटाइज करता था? उन नीड्स के ऊपर, दोज के ऊपर जो थी हम इंडियंस की, पुअर इंडियन पीपल की। आगे बात समझ में? तो ये इकोनॉमिक सिस्टम था तब का अंग्रेजों का। ये पूरा सिस्टम अंग्रेजों के लिए बना था, अंग्रेजों की नीड्स को प्रायोरिटाइज करता था, भारतीयों की नीड्स को पीछे रखता था। चलिए, फेमाइन की वर्ब है हैज़ एक्सपोज्ड, विच की वर्ब है प्रायोरिटाइज्ड। और इसमें कुछ देखने वाला मुझे लग नहीं रहा। एक कॉन्सेप्ट है दैट दोज वाला, कई बार करवा चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। इंग्लिश में उन्हीं चीज़ों को कंपेयर किया जाए जो कंपेरेबल हों। अगर टेस्ट की बात हो रही है, स्वाद की बात हो रही है, तो आप जो है ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर करेंगे। आप ऑरेंज को मनोज नाम के लड़के से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते मनोज जो है ऑरेंज से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। बात समझ रहे हो? तो कंपेरेबल चीज़ों को कंपेयर करना है। अब कैसे कंपेयर करना है, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देखो। एन MBA डिग्री फ्रॉम ए गुड कॉलेज हैज़ मच मोर वैल्यू देन अ बैड कॉलेज। एक MBA डिग्री जो एक अच्छे कॉलेज से आती है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है एक बुरे कॉलेज से। क्या ये सेंटेंस सही है? हिंदी में तो सही है भाई, अच्छे कॉलेज की डिग्री का बुरे कॉलेज की डिग्री से ज़्यादा जो है वैल्यू होता है ना, बात ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आप देखो, आपने यहाँ पे MBA की डिग्री को जो अच्छे कॉलेज से आई है उसको देन लगा के कंपेयर किया है बुरे कॉलेज से। भैया बुरे कॉलेज से अच्छी नहीं है वो बुरे कॉलेज से अच्छी नहीं है, वो बुरे कॉलेज से आने वाली MBA डिग्री से अच्छी है। कंपेरेबल चीज़ों को ही कंपेयर करना है। MBA डिग्री को कंपेयर करना है तो फिर MBA डिग्री से करो, या आर्ट्स की डिग्री से करो, जो है बैचलर की डिग्री से, किसी डिग्री से कंपेयर करो। कॉलेज से कैसे डिग्री को कंपेयर कर दोगे? तो इसका इलाज क्या करें जी? इसका एक सिंपल सा इलाज है। आप यहाँ लिखें MBA डिग्री फ्रॉम ए गुड कॉलेज हैज़ मच मोर वैल्यू देन अ डिग्री फ्रॉम अ बैड कॉलेज। अगर ये बात समझ गए तो लिखो कॉन्सेप्ट में, सर मैं समझ गया। आप जो समझाना चाह रहे हो मैं समझ गया कि डिग्री को डिग्री से कंपेयर करना था, बस यही काम मुझे करना है। अब देखो, डिग्री को डिग्री से कंपेयर तो कर दिया, मीनिंग भी निकाल दिया, लेकिन डिग्री वर्ड 2 बार लिख दिया। तो इंग्लिश क्या बोलती है? एक वर्ड को एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार तब तक ना लिखें जब तक आपके पास कोई और चारा ना हो। तो क्या करेंगे भाई, दूसरी बार डिग्री वर्ड को निकाल के इसकी जगह लिख देंगे दैट। ठीक है, अ को भी निकाल दो, डिग्री को भी निकाल दो और यहाँ लिख दो दैट। तो एन MBA डिग्री फ्रॉम अ गुड कॉलेज हैज़ मच मोर वैल्यू देन दैट फ्रॉम अ बैड कॉलेज। समझ गए? चलो और बनाओ एक सेंटेंस। स्टोरीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर आर क्वाइट सिमिलर टू प्रेमचंद। जो कहानियाँ शेक्सपियर ने लिखी हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल दिखाई देने में एक जैसी हैं प्रेमचंद के। तो आप अगर शेक्सपियर की कहानी पढ़ो, आप हैमलेट पढ़ो, या आप छोटी उसकी शॉर्ट स्टोरीज है ना शेक्सपियर की, मच अडो अबाउट नथिंग, ऐसी कई सारी आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और अगर आप प्रेमचंद की जो है साहित्य को पढ़ लेंगे, लिटरेचर को, तो आपको एक जैसी चीज़ें मिलेंगी, आम आदमी का दोनों में कैरेक्टराइजेशन मिलेगा। तो शेक्सपियर की कहानियाँ और प्रेमचंद की कहानियाँ एक जैसी हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है भैया। आपने शेक्सपियर की स्टोरीज को प्रेमचंद के जैसा बता दिया। प्रेमचंद की कहानियों की तरह है वो, प्रेमचंद की तरह थोड़े ना है। तो क्या लिखूंगा? स्टोरीज रिटन बाय शेक्सपियर आर क्वाइट सिमिलर टू द स्टोरीज रिटन बाय प्रेमचंद। स्टोरीज 2 बार आ रहा है, दूसरी बार स्टोरीज वर्ड को निकाल देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे? दैट नहीं, इसकी जगह लिखेंगे दोस। अगर दूसरी बार आप लिख रहे हो तो दैट तब लिखोगे जब सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन से सिंगुलर को कंपेयर करने के लिए, डिग्री को डिग्री से। यहाँ पे स्टोरीज है, प्लूरल है, तो दैट नहीं, यहाँ पे लगेगा दोस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन सभी लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे। द मूवीज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नॉलन आर फार मोर एंटरटेनिंग एंड मीनिंगफुल इन देयर कंटेंट देन अदर ऑर्डिनरी हॉलीवुड डायरेक्टर्स। क्रिस्टोफर नॉलन के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और सार्थक होती हैं, मनोरंजक और मीनिंगफुल होती हैं अपने कंटेंट के हिसाब से, बजाय दूसरे ऑर्डिनरी हॉलीवुड डायरेक्टर्स के, सामान्य हॉलीवुड डायरेक्टर्स के।
सही करके कमेंट्स में डालना, बड़ा आसान है, कोशिश करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। आज के क्विज में भी ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। बढ़े आगे, ट्राई सभी को देनी है, शॉर्ट फॉर्म में डाल दोगे आंसर तो भी निकल जाए, जो है ना, मैं समझ जाऊंगा। चलिए, कह रहे जी, इन द आफ्टरमाथ ऑफ द बंगाल फेमाइन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हैज़ गेन्ड मोमेंटम विद मिस्टर गांधी एडवोकेटिंग फॉर सेल्फ रूल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। कह रहे जी, आफ्टरमाथ में, आफ्टरमाथ का मतलब होता है इन द वेक ऑफ, किसी घटना के बाद में, किसी घटना को बैकग्राउंड में रखते हुए। कह रहे जी, इस घटना को बैकग्राउंड में रखते हुए, इस घटना की आफ्टरमाथ में, और किस घटना की? बंगाल फेमाइन की, बंगाल के अकाल की। हुआ क्या? भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है उसने गेन कर लिया है, पा लिया है एक संवेग को, एक पुश को, एक मोमेंटम को। तो अचानक से स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की संघर्ष में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है भाई? ये विद मिस्टर गांधी या एम के गांधी, गांधी जी के एडवोकेट करने के साथ ही, वकालत करने के साथ ही सेल्फ रूल की और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की। तो गांधी जी ने क्या किया है? सेल्फ रूल को एडवोकेट किया है कि अब हम खुद रूल करेंगे अपने देश में और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लाएंगे, आज़ाद रहेंगे हम इकोनॉमिकली भी अपने आप से। और ये सब काम कैसे किया गांधी जी ने? वाइल गिविंग एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश टू लीव इंडिया, देते हुए एक अल्टीमेटम, देते हुए एक फाइनल वार्निंग ब्रिटिश को, यानी कि अंग्रेजों को, कि वो इंडिया को लीव करें, भारत को छोड़े। मोमेंटम की, मोमेंट की वर्ब है हैज़ गेन्ड, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। मोमेंटम आप समझ गए हैं, स्ट्रेंथ, पुश, किसी चीज़ में नया जोश, है ना। अल्टीमेटम होता है फाइनल वार्निंग। एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चलता है ना कि गांधी जी की पॉलिटिक्स जो है उसने ज़्यादा कुछ असर नहीं छोड़ा देश की आज़ादी में। ये आज का व्हाट्सएप बताता है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना तो आज से 80 साल पुराना अखबार पढ़ो, जब अंग्रेज़ लिख रहे हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी अल्टीमेटम दे रहे हैं ब्रिटिश को, तो ये हिस्ट्री आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। ये हिस्ट्री आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करनी होगी पुराने लिटरेचर को उठा करके, और इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है ना। कह रहे द फेमाइन हैज़ सेट इन मोशन अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज दैट मे कल्मिनेट इन द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। कह रहा है ये वही सेंटेंस है ऊपर वाला, फेमाइन ने सेट इन मोशन कर दिया है। सेट इन मोशन समझते हैं ना, किसी चीज़ को, प्रोसेस को शुरू करना, और किसकी? एक सियासी और सामाजिक बदलाव की, जो कि कल्मिनेट होगा, रिजल्ट इन होगा देश की आज़ादी में, भारत की इंडिपेंडेंस में। फेमाइन की वर्ब है हैज सेट, सेट इन मोशन मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, आगे बढ़ाना। दैट की वर्ब है मे कल्मिनेट। चलिए, अब लास्ट में अंग्रेजों के लिए सजेशन है, एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस के अंदर। कह रहा है जी, एज द वर्ल्ड फेसेस न्यू क्राइसिस एंड चैलेंजेस द लेसन्स ऑफ बंगाल फेमाइन शुड नॉट बी फॉरगॉटन। कह रहे जैसे ही वर्ल्ड फेस करता है नए क्राइसिस को, नए तूफानों को और चैलेंजेस को, नई चुनौतियों को, जो लेसन्स हैं बंगाल फेमाइन के, उनको भूला नहीं जाना चाहिए। इन जो सारी की सारी सीखों को याद रखा जाना चाहिए, है ना। वर्ड की वर्ब है फेसेस, लेसन्स की वर्ब है शुड नॉट बी फॉरगॉटन। फेसेस यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, शुड नॉट बी फॉरगॉटन पैसिव वॉइस में, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेसन का मतलब होता है सीख, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, टेक अवे। ठीक है, टेक अवे। जी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट सच ट्रेजेडीज आर नेवर रिपीटेड एंड दैट वी वर्क टुवर्ड्स अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। कह रहे ये हमारी जिम्मेदारी है इंश्योर करना, पक्का करना इस चीज़ को कि ऐसी ट्रेजेडीज़ फिर से रिपीट ना हो, फिर से बार बार ना हो। और ये चीज़ भी दैट कि हम वर्क टुवर्ड करें, इस चीज़ की तरफ काम करें जो है और ज़्यादा एक निष्पक्ष और समानता वाला वर्ड, इक्विटेबल वर्ड, जहाँ पे सभी को समान दर्जा मिलता है, किसी के साथ भेदभाव वाला जो बर्ताव नहीं किया जाता है। इट की वर्ब है इस, ट्रेजेडीज़ की वर्ब है आर, वी की वर्ब है वर्क, और ट्रेजेडीज़ की वर्ब है आर रिपीटेड, है ना पैसिव वॉइस में, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए रैप अप करें। आर्टिकल बहुत सिंपल था लेकिन इंटरेस्टिंग था। चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं जल्दी से। इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक प्राइमरी फैक्टर नहीं है बंगाल फेमाइन के पीछे इस पैसेज के हिसाब से? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका बंगाल फेमाइन में कोई योगदान नहीं है? जापान का इन्वेजन बंगाल रीजन का या इंडिया का, मायोपिक या सेल्फ सेंटर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट की, नेचुरल डिजास्टर्स, या फिर सीवियर आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज एंड इकोनॉमिक रिसेशन। तो चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जिसका आपको आर्टिकल में कोई जिक्र नहीं मिलता है बंगाल फेमाइन के कारण के तौर पे? आंसर इजी है मेरे ख्याल से, ढंग से अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, मैच कर लेना। सेकंड देखो, सेकंड में कह रहा है जी, सेकंड में कह रहा है
सिल्वर लाइनिंग क्या रही है? सिल्वर लाइनिंग का मतलब समझते हैं हम? सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है जी एक अच्छी चीज़, किसी भी मामले के अंदर कोई अच्छा एस्पेक्ट जो होता है ना, वो कहलाता है सिल्वर लाइनिंग। अगर इस पूरे एंटायर क्राइसिस को देखें, बंगाल के फेमाइन को, तो आपके हिसाब से सिल्वर लाइनिंग इस फेमाइन में क्या रही है? अच्छी चीज़ क्या रही है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सिल्वर लाइनिंग मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अब आसान हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला रहा है, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? कोशिश करनी है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन फर्स्ट कमेंट में आंसर हिंट के साथ डाल रहा हूँ, मैच कर लेना, मेरी अंडरस्टैंडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाएगी। चलो थर्ड पे आओ। थर्ड में कह रहा है जी कैटाक्लिज्मिक वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? तो ये वर्ड बहुत बार आया आर्टिकल में, एक सिनोनिम आपको इसका बताना है। हो सकता है आपको आंसर निकले ए, पर आपको बी और सी का मतलब जो है ना मीनिंग भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सिर्फ मेरा आंसर मैंने निकाल लिया, बाकी वर्ड्स का मीनिंग भी आपको पता हो। एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। चौथा, पांचवा, छठवां क्लोज टेस्ट है। रील के बाद में क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे, बाय लगाओगे, विद लगाओगे या प्रपोजिशन नहीं लगाओगे? फाइनेंशियल रिसेशन से पहले क्या लिखोगे? कैलेमिटी, इम्पेंडिंग, ट्रांसपायर या डाइवर्जिंग लिखोगे? या फिर यहाँ पे लेस्ट के बाद में किस तरह की वर्ब यूज़ करोगे? एंटर्स लिखोगे, एंटर लिखोगे, शुड एंटर्स लिखोगे, है ना? सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करवा दिए हैं, वही कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे गए हैं। आंसर मिलेंगे सभी के फर्स्ट कमेंट में। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले क्विज में जरूर से बताएं। मुलाकात लेंगे कल के सेशन में, संडे को। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।